इस श्रृंखला की घड़ी में हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय विजेंद्र सिंह IPS ADG उत्तर प्रदेश सरकार को ससम्मान आमंत्रित करता हूं कि वो अपना वक्तव्य रखें। सम्मानीय ADG साहब। तो एक बाबा साहब के अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे एक साहब भाषण दे रहे थे। यहाँ तक उनके हाथ में कलावे बंधे हुए थे और वो ये बता रहे थे कि हम बहुमत में हैं, हम हिंदू बहुमत में हैं, हम 86% हैं, सरकार पर हम कब्जा करेंगे और हमको अपना बहुमत साबित करना चाहिए। ऐसे भाषण वो दे रहे थे। संविधान दिवस पर वो आ रहा था और ख़ास बात ये थी कि उन्होंने ये भी बता रहे थे वो कि मुसलमानों को 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं हम होने देंगे। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि संविधान दिवस पर ये मुसलमान कहाँ से बीच में आ गए, 2 बच्चे कैसे आ गए। खैर, फिर उन्होंने कहा कि अगर 2 से ज़्यादा हो गए तो अस्पतालों में और स्कूलों में उनको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। अब सुविधा 73 साल में कितनी मिल रही है मुसलमानों को या दलितों को, आप लोग ज़्यादा जानते हैं। तो ये बात अब कही तो मैं ये सोच करके दंग रह गया कि मैं ये सोच रहा था कि ये भारतीय समाज की एकता की बात करने वाले लोग जो अपने को 82 और 86% का दावा करते हैं, उनकी मानसिकता क्या है। बाबा साहब उसी मानसिकता के खिलाफ सारी उम्र उन्होंने जीवन में लगाई। और क्योंकि मैं इस आगरा में मेरा जन्म हुआ है, जब बाबा साहब 16 मार्च को शायद आए थे, 16 मार्च को आए थे, 18 मार्च को जब आए थे तो मेरे पिताजी RPI के बहुत बड़े मतलब उन लोगों उससे जुड़े हुए थे। तो मेरे पिताजी मुझे साइकिल पे बिठा करके ले गए और उन आंधी तूफानों को BP मौर्य जब का नेतृत्व आगरा वालों को मिला, तब से लेकर के बहन मायावती तक के नेतृत्व को, राजनीति को, आगरा की को मैंने देखा है। और मैंने ये देखा है कि क्या जो तूफान आगरा में सामाजिक आंदोलन के खड़े हुए, उनका कोई मैच उत्तर भारत में कहीं नहीं मिलता। उस वक्त 1962 में BP मौर्य का डंका बजता था और मैंने इसी आगरा में देखा है, जब वो आते थे तो लाखों की भीड़ निकलती थी, 10-20 हज़ार नहीं, लाखों की भीड़ निकलती थी। और मैंने वो दिन भी देखा कि जब वो उन्होंने भाजपा में गए तो मैं उस वक्त DIG था, ये सर 96-97 की बात रही होगी शायद। तो क्योंकि मेरे उनसे पारिवारिक संबंध थे, उस परिवार से, मैंने कहा कि साहब ये गलती आप मत करिए। वो हंसने लगे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम यार नौकरी करो, कहाँ चक्कर में पड़ गए हो। मैंने कहा साहब मेरे पिताजी अब नहीं हैं, आपको मैं फादर की तरह समझता हूँ, आप अगर एक बयान दे दें कि मैं भटक गया था कांग्रेस में, अब मैं लौट करके अपने घर जा रहा हूँ, तो आपको पता नहीं है आपके लिए क्या ये समाज कर सकता है। पार्लियामेंट में तो ज़बरदस्ती भेजेगा, खाली आप ये कह दीजिए कि अब मैं नौजवानों को जगाऊंगा, अब मैं समाज को जागृति का काम करूंगा। बहरहाल उन्होंने मुझे नौकरी पेशे वाला आदमी समझा होगा ज़्यादा। उन्होंने सिर्फ ये कहा यार तुम नौकरी करो, कहाँ चक्कर में पड़े हो, ये तो पार्टी तय करेगी। और फिर मैंने ये देखा कि मौर्य जी उस वक्त सूरज भान यहाँ के गवर्नर थे, भारतीय जनता पार्टी का राज था, और यहाँ आए थे और मैं उस वक्त ADG था लखनऊ में और हेडक्वार्टर पे था। तो लोग मुझे आते रहते थे, आगरा वाले लोगों ने बताया कि साहब 50 जाट, वो भाजपा के नेता लोग तो ज़रूर थे, लेकिन 50 जाटव भी उनकी उस सभा में नहीं आए। तो मैं ये सोचने लगा कि यार देखो, नेता धोखा दे सकता है, जनता धोखा नहीं दिया करती, जनता ज़्यादा समझती है। इसके बाद मैंने आंधी तूफान, मैं ऐसे समय में नौकरी में रहा, मैं बहुत ज़्यादा भाषण वगैरह नहीं इतना दे सकता आपको, लेकिन मैंने आँखों से अपनी से देखा है 1990 में जब ये हवा पान चल रहा था, आप अखबारों में पढ़ रहे थे कि फायरिंग हुआ, मुलायम सिंह ने इतने कार्य सेवकों को मरवा दिया, मैं 10 कदम पीछे खड़ा हुआ था उस वक्त और कोई नहीं मरवाया था। एक आदमी को गोली जब लगी थी वो, जबकि वो उसके कमांडेंट को घसीट के खींच के ले जा रहे थे। उनकी हिम्मत देखिए, उनका मीडिया का पूरा फ्रंट था वहाँ मौजूद, पूरी एक जैसे फौज काम करती है।
11 बजे अचानक जैसे कि आग की लपटें उठने लगीं, जैसे कि लंका जल रहा हो। और जब तक एक बार लाठी चार्ज हो चुका था, 5000 जूते चप्पल उसी अयोध्या में उस पुल पे पड़े हुए थे जहाँ मैं खड़ा हुआ था, जहाँ तो मैं भी वहाँ फंस गया था। एक्चुअली मेरी ड्यूटी कहीं और थी, मगर वहाँ से निकलना आसान नहीं था। तो मैंने ये देखा कि माननीय मुलायम सिंह जी ने कोई इसका विरोध नहीं किया, और मैं जानता था कि उनसे कोई मतलब नहीं है। वो अचानक फायरिंग हुआ था, और फायरिंग इसलिए हुआ था कि वो सरदार था, और सिखों से लोग आरएसएस वाले बाहर से चाहे जितना नाटक करें वो नाराज़ रहते हैं। और एक दिन पहले उनकी ड्यूटी बाबरी मस्जिद के गेट पे थी, और उसने ईमानदारी से जो उसका कर्तव्य था पूरा किया, उसने रोकने की कोशिश की। तो मैं ये सोचता रहा कि यार माननीय मुलायम सिंह जी ने इसका विरोध क्यों नहीं किया है। बहुत दिन तक मैंने सोचा, फिर मैंने सोचा कि यार मुझे अलीगढ़ में माननीय मुलायम सिंह जी ने एसएसपी पोस्ट कर दिया, और मुझे ये पता लगा कि अलीगढ़ में जितने गुंडे बदमाश थे मुसलमानों में, वो सब समाजवादी पार्टी में थे उस वक्त, और उनके चक्कर में मुझसे पहला एसएसपी सस्पेंड हो चुका था। और 6 दिसंबर को ही मुझे ज्वाइन करने को कहा था, जबकि बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, और संभवतः उसको अपमानित करने के लिए इन्होंने वो तारीख चुनी थी बाबरी मस्जिद गिराने की। तो मुझे ये कहने की इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि उन लोगों को 1915 में याद आई संविधान दिवस की। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 93 और 95 के बीच में राजनीति को मैंने बड़े निकट से देखा, और उसके बाद में भी देखा। और लखनऊ में जब पेरियार की मूर्ति लगाई जा रही थी, तो 4 नेताओं की मूर्ति लगानी थी, हमारे महात्मा फुले की भी लगनी थी, और हमारे जो लीडर थे साहू जी की लगनी थी। लेकिन आरएसएस वालों ने विरोध किया पेरियार का। तो मुझे ये मैं सोचने को बाध्य हुआ कि बाबा साहब से भी ज़्यादा बाबा साहब अम्बेडकर से भी ज़्यादा पेरियार का इतना डर इन्हें क्यों लगा हुआ है कि पेरियार की वो कहा कि बहन जी को कहा कि सरकार गिरा देंगे अगर ये मूर्ति लगी थी, और बहन जी ने फिर वो मूर्ति नहीं लगी थी। तो उस 93 और 95 के बीच में मैं थोड़ा सा बस बताना चाहता हूँ, कोई भाषण में नहीं दूंगा, प्रैक्टिकल मैंने जो देखा है वो मैं बता रहा हूँ। तो मुझे ये पता चला कि ये जो आज 1921 में हुआ है बसपा के साथ, इसकी पूरी स्क्रिप्ट जो थी वो 93 में लिख दी गई थी। वो ज़माना था जब पुलिस की गाड़ियों को रोक करके वो लोग जय श्री राम के नारे लगाते थे। और एक पुराना डीजी था हमारा जिसने विश्व हिंदू परिषद को ज्वाइन कर लिया था, सिड्डी लगा करके चढ़ा रहा था वो, और नारे लग रहे थे, अंदर की बात है पुलिस हमारे साथ है, ये नारे लग रहे थे। तो ये ऐसा एक उन्माद फैलाया हुआ था। आप लोगों को बड़ा गौरव होना चाहिए कि उस वक्त इस आंधी को मान्यवर काशीराम ने रोका था। ये 1993 की बात है। मान्यवर काशीराम को माननीय मुलायम सिंह जी ने पार्लियामेंट का चुनाव जितवाया था इटावा से। ये बात लोग जल्दी बताने की भी कोशिश नहीं करते, लेकिन क्योंकि इटावा से चुनाव जितवाया था तो उनके बड़े अच्छे रिश्ते थे, और ये नारा लगा था, मिले मुलायम काशीराम हवा हो गए जय श्री राम। अब मैंने कहा कि यार तुमने जय श्री राम को हवा कर दिया, ये मोदी क्या चीज़ है। और आपको मोदी का इतना डर लग रहा है कल को कहीं आपको NIA ना आ जाए, कहीं छापा ना पड़ जाए, ये फलाना IPS है वो इसको बेचारे को जेल भेज दिया है, इसको कहीं आपका भी नंबर ना आ जाए। ऐसा डर, ऐसा आतंक क्यों हो गया है। मान्यवर काशीराम ने ये नारा दिया, और दूसरा नारा दिया था, धन धरती शिक्षा सम्मान, धन धरती शिक्षा सम्मान लेके रहेगा हर इंसान। ये समाजवाद का नारा था, समता का नारा था, ये वो सामाजिक न्याय का नारा था जिसके लिए बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन समर्पित समाज के लिए कर दिया था। जब संविधान लिखा गया, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, थोड़ा सा और कहूँगा कि संविधान की आत्मा, संविधान की प्रेरणा शक्ति, संविधान की का जब जैसे शरीर में जब आत्मा नहीं होती, शरीर में जब प्राण शक्ति नहीं होती, तो कहते हैं जल्दी निकालो इसे, जल्दी हटाओ। वो प्राण शक्ति न्याय है। और प्रियम्बल में उद्देश्य का मतलब होता है मकसद क्या है, इस आज़ादी का मकसद क्या है हमारे लिए, इस देश के दलितों के लिए, मजदूरों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए आज़ादी की क्या वायदा किया गया है। वो वायदा है
जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। न्याय दिया जाएगा आपको। न्याय सिर्फ वोट दे डालने का अधिकार नहीं होगा। आर्थिक विषमताएं नहीं होंगी, सामाजिक विषमताएं नहीं होंगी। बाबा साहब ने 1936 में जब पहला चुनाव लोग अंग्रेजी ज़माने में पूना पैक्ट के बाद हुआ था, ये कहा था कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है, कहा था उन्होंने कि जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना के बिना स्वराज्य प्राप्ति का कोई मतलब नहीं है। और जाति विहीन का मतलब सामाजिक न्याय, जाति विहीन का मतलब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। वो किताब जिससे को काशीराम जी को, मान्यवर को काशीराम बना दिया जिसने, जातिवाद का विनाश। समाज में जातिवाद के रहते हुए सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता। बाबा साहब से ज़्यादा इस बात को कौन जानता होगा, उन्होंने तो संविधान लिखा कि जातिवाद के संविधान में, मगर जातिवाद, हम लोग ये समझते हैं कि जातिवाद क्यों नहीं मिट रहा। अरे ये किसी व्यक्ति का झगड़ा थोड़ा ही है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई माननीय गोलवलकर से या मोदी जी से थोड़ी है हमारी। ये है व्यवस्था, इसे कहते हैं वर्णाश्रम धर्म। हिंदी में सीधा अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होना चाहिए इसका, कास्ट रिलीजन, जातिवादी धर्म। कोई हिंदू आपने देखा है बिना जात का हो? कोई देखा हो आज तक? जातिवाद और हिंदू धर्म, जातिवाद का विनाश का मतलब हिंदुत्व का विनाश। और उसी हिंदुत्व को लेकर के आज आंधी तूफान खड़े किए जा रहे हैं, मुसलमानों को नफरत फैलाई जा रही है। आप सोचते होंगे कि ये बीमारी क्यों इतनी भयानक हो रही है। इस भयानक बीमारी को हाँ, तो ये बीमारी भयानक क्यों हो रही है? आपको मंडल कमीशन पर नज़र जानी चाहिए। बहुत से नौजवानों का उस वक्त जन्म नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं उस वक्त ज़िले में एसपी था और सन 90 में जब 27% आरक्षण दिया था, मैं बलिया जैसे ज़िले में था जिसमें कि प्रधानमंत्री इस देश को दिए हैं। वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब आई थी सन 80 में 31 दिसंबर को, अगले दिन दलितों पर उसी गांधी जी के गुजरात में हमले हुए थे। किसी मुसलमान पे नहीं हुए थे, किसी बैकवर्ड पे नहीं हुए थे, किसी शेड्यूल टाइप पे नहीं हुए थे, दलितों पर हमले हुए थे अगले दिन। 1980 की बात है ये। और मैं ज़्यादा न कह करके ये बता रहा हूँ, इसके बाद में फिर ऐसा हुआ, इनको लगा उसमें शेड्यूल ट्राइब के लोग गुजरात में बहुत हैं, एसटी के लोग। अब वो जब आगे आए और इनको लगा फैक्ट्रियों से निकल के दलितों के संरक्षण में, इनको लगा कहीं ये इकट्ठे ना हो जाएं और कहीं ये पता ना चल जाए कि ये पिछड़ों के लिए है मंडल कमीशन। तो सन 90 में जब मैं था तो बलिया में समाजवादी लोग बहुत हैं और सबसे बड़े समाजवादी तो चंद्रशेखर जी थे। तो मुझे पता चला कि रेल की पटरियाँ पिछड़ी जाति के लोग उखाड़ रहे हैं और मुझे भी धमकियाँ आ रही थी। और किसी ने एक चिट्ठी लिख के भेजी, विजेंद्र सिंह धोबी। तो पहले तो वो समझते थे सिंह लिख ही नहीं सकता कोई यार, फिर उन्हें पता लगा होगा कि भाई लिख लेते हैं, तो फिर उन्होंने अंदाज लगाया होगा एक डिप्टी एसपी उस कम्युनिटी का था, ये भी उसी कम्युनिटी का होगा, तो ऐसा उन्होंने अंदाज लगाया। तो ऐसी धमकी, तो मैंने पूछा भाई ये तो पिछड़ों के लिए है और माननीय मुलायम सिंह जी का सबसे बड़ा असर है यहाँ, तो ये पटरी क्यों उखाड़ रहे हैं आपके लोग? पता चला उन्होंने पिछड़ों में ये अफवाह फैलाई कि ये 25% तो पहले ही मिला हुआ है SC ST को, अब ये 27% और देने जा रहे हैं। ये चमारों का दिमाग ख़राब कर रहे हैं। और शायद आपको ये पता होगा कि बाबा साहब ने जब ये आंदोलन आया है उत्तर भारत में, तो ये आगरा वाले लेकर के आए हैं। और आगरा और अलीगढ़ उस वक्त तहसील हुआ करती थी। 1962 में नेहरू को उनकी हैसियत दिखाई थी इसी अलीगढ़ आगरा ने, और उसके बाद आज तक कांग्रेस होश में नहीं आ पाई है। दोनों सीट पार्लियामेंट की छीनी थी। बीपी मौर्य का क्या जलवा था, मेरे फादर तो उसी पार्टी में थे, तो मैंने वो देखा उस जगह को, उन पार्टियों में जाकर के साइकिल में मुझे लेकर के घूमते थे। तो आप लोगों का, आगरा वालों को बड़ा गौरव होना चाहिए। सामाजिक न्याय की लड़ाई में उत्तर भारत में बाबा अम्बेडकरी आंदोलन को लश्कर को लेकर के आप यहाँ आए हैं और जमाया, और आपने ये समता का संदेश दिया है। मैं ज़्यादा समय न लेकर के बस आपको ये बधाई देता हूँ और मैं कृतज्ञ हूँ। आज मुझे बड़ा गौरव फील हो रहा है
कि मुझे सम्मान करने का अवसर मिला है माननीय मंत्री जी को, जो अपनी निष्ठा के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर हैं। आज मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आज इस धरती पर पधारे हैं। हम लोग कृतज्ञ हैं। थैंक यू वेरी मच।